अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का थर्ड लेक्चर है और आई एम योर इंस्ट्रक्टर अदनान अहमद। तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, हमने पहले जो है बेसिक सी प्लस प्लस का एक बेसिक प्रोग्राम देखा था और हमने देखा था कि एक सिंपलेस्ट तरीन प्रोग्राम यानी कि हेलो वर्ल्ड कैसा दिखता है। हमने कुछ जनरल लाइब्रेरीज और जो है वो नेम स्पेस को डिस्कस किया था, मेन को डिस्कस किया था और बताया था उनके यूजेज क्या हैं, सी प्लस प्लस क्यों ज़रूरी है, उसका फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज पर जो हमारा टॉपिक है वो एस्केप सीक्वेंस है। ये बेसिकली आप एस्केप सीक्वेंस ये जो आप पिक में देख सकते हैं जिसमें स्लैश ए है, स्लैश बी है, स्लैश एफ है, ये सारों के जितने भी ये स्लैश ए हैं, ये स्लैश बी, ये जितनी टर्म्स लिखी हुई हैं इन्हें आप एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एस्केप सीक्वेंस से मुराद ये है कि इन सारी छोटी छोटी टर्म्स का कोई यूज़ है जो कि आप अपनी जो है ड्यूरिंग योर कोड या ड्यूरिंग योर प्रोग्राम कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इफ़ यू वांट कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि अगर एक पर्टिकुलर इवेंट हैपन हो तो जो है वो अलार्म बीप करे, तो आप स्लैश ए जो है वो अपने जो भी स्टेटमेंट के बाद आप बीप चाह रहे हैं वहाँ पे स्लैश ए लिखेंगे। और इसी तरीके से स्लैश बी बैक स्पेस, अगर आप जो है वो दो कैरेक्टर्स के दरमियान जो है स्पेस ही रखना चाह रहे तो तब ये यूज़ होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जब कोई जो है वो कंटेंट प्रिंट हो तो उन दोनों के दरमियान एक लाइन का डिफरेंस आए, यानी कि एक लाइन पे हो दूसरा दूसरी लाइन पे आए, तो आप उनके दरमियान स्लैश एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी हैं एस्केप सीक्वेंस, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसके सिंटैक्स को समझने के लिए जो है ये जो ऊपर लिंक दिया हुआ है इसको देख लें तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये एस्केप सीक्वेंस काम कैसे करता है। बाकी इसका यूजेस तो आपको साथ लिखा हुआ है, लेकिन आप ये लिंक देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा एस्केप सीक्वेंस काम कैसे करता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो लैंग्वेज की तरफ से दी गई हैं आपके जो आपने प्रॉम्प्ट करवाना है, जो आपने शो करवाना है यूज़र को, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए, उसे डिफरेंट बनाने के लिए। जैसे कि ये स्लैश टी है तो ये दो कैरेक्टर्स के दरमियान टैब का डिफरेंस दे देगा। ठीक है, और जो है उससे पहले आप न्यू लाइन का आपको मैंने बता दिया है। तो ये जितनी भी है इनकी जो एग्जैक्टली सिंटैक्स आपने अगर देखना है तो आप जो है इस लिंक पर चले जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या है? मेमोरी कॉन्सेप्ट में ये है कि सबसे पहले हमें समझते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पे आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और इसका साइज़ कौन डिफ़ाइन करता है? इसका साइज़ डिफ़ाइन करता है आपने जो उसके साथ डेटा टाइप लिखी हुई है। हमने डेटा टाइप पढ़ी थी कुछ, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, उन सब के साइजेस भी पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है, कहता है कि जी वेरिएबल रिप्रेजेंट स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में वेरिएबल एक स्टोरेज स्पेस रखता है। ऑल दो वेरिएबल के पास ये एबिलिटी है कांस्टेंट के मुकाबले में कि वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। अब वो आगे क्या कह रहा है, कहता है जी बिहाइंड द सीन एट रन टाइम ईच वेरिएबल यूजेस एन एरिया ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर इट्स वैल्यू। कहते हैं कि ड्यूरिंग जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या इवन के प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो आपका जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर एक स्पेस रखता है। ठीक है, जहाँ पे वो अपनी वैल्यू स्टोर करता है। स्पेस कितनी लेगा वो आपको मैंने पहले बताया, वो डेटा टाइप डिफाइन करेगी। However, not every variable in program has permanently assigned area of memory. Instead, modern languages are smart about giving memory to variable only when necessary. ऐसे कहते हैं कि अब नॉर्मली जब मेमोरी एक दफ़ा वेरिएबल ले लेता है तो वो उस मेमोरी जो आपकी टोटल मेमोरी है उसमें से कुछ जगह लेके बैठा होता है। अब कुछ वेरिएबल्स को वो परमानेंटली जगह असाइन है और कुछ वेरिएबल्स जो है वो अपने यूजेज के बाद वो जगह फ्री कर देता है। तो कहता है कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उन्हें पता है कि उन्होंने कौन से वेरिएबल को किस टाइम पे मेमोरी दे के बाद में फ्री करवानी है, क्योंकि अगर वो फ्री नहीं करवाएंगे तो वो बिल्कुल यूज़लेस मेमोरी यूज़ हो रही है। जब आपका इस्तेमाल हो गया है, वेरिएबल यूज़ हो गया है, वेरिएबल ने अपना काम कर लिया है, उस मेमोरी को फ्री करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मॉडर्न लैंग्वेज जो नई लैंग्वेजेस हैं उन्होंने अपने अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि वो मेमोरी फ्री करवा सकती हैं। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वेरिएबल इज एन एंटिटी विच हैज़ एबिलिटी टू चेंज इट्स वैल्यू एज वेल एज इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर एनी वैल्यू। ठीक है, तो
वेरिएबल जो है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो अपने अंदर जो वैल्यू स्टोर करता है उसको स्टोर करने के लिए उसे स्पेस चाहिए होती है, तो वो मेमोरी में स्पेस ले लेता। ठीक है, तो अब उसके बाद ये है कि जो नई लैंग्वेजेस हैं वो उनके पास एबिलिटी है कि उन्हें ये पता है कि उन्होंने मेमोरी जो है वो फ्री करवानी है जब वेरिएबल यूज़ हो गया। इन वर्स्ट केसेस या कुछ ऐसे जैसे होते हैं जिसमें वेरिएबल अपना काम कर चुका होता है लेकिन वो मेमोरी लेके बैठा होता है, तो उसे फ्री कराना ज़रूरी है। अच्छा जी, व्हेन वी यूज़ द टर्म एलोकेट we indicate that variable is given an area of memory to store its value। जब आप टर्म सुनेंगे सी प्लस में कि हमने एलोकेशन की मेमोरी की, तो उसका मतलब ये है कि हमने मेमोरी में वेरिएबल को जगह दी है। और इसके मुकाबले में वेरिएबल इज डी एलोकेटेड, जब हम लफ्ज़ डी एलोकेशन यूज़ करेंगे व्हेन द सिस्टम रिक्लेम्स द मेमोरी फ्रॉम द वेरिएबल। और जब सिस्टम वेरिएबल से मेमोरी फ्री करवा लेता है, इस टर्म को, इस प्रोसेस को हम डी एलोकेशन कहते हैं। सो जब डी एलोकेशन होती है तो इट इज़ नो लॉन्गर हैज़ एन एरिया टू स्टोर इट्स वैल्यू, तो उसके बाद वेरिएबल के पास अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए जगह नहीं बचती है। वो रिलीज़ कराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे आने वाली वेरिएबल्स को हम स्पेस दे सकें, जगह दे सकें। ठीक है, ऐसा ये मेमोरी आर्किटेक्चर है सी प्लस प्लस का। उसमें क्या है जी, हमें 3-4 टर्म्स हैं, हीप, स्टैक, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ होंगी जो हमारे इस लेक्चर का स्कोप नहीं है, लेकिन इस लेक्चर को सर्व करने की जितनी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि जी स्टैक है, स्टैक मेमोरी की वो जगह है जहाँ पे ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन विल टेक अप मेमोरी फ्रॉम द स्टैक। अच्छा जी, फंक्शन हमने आगे पढ़ना है, लेकिन मिसाल के तौर पे मेन फंक्शन की मिसाल ले लूँ तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, ठीक है, फंक्शंस एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करना, लेकिन हमने एक फंक्शन से रिलेवेंट चीज़ पढ़ी हुई है, मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन की बॉडी हम डालते थे ब्रैकेट के अंदर, उसमें जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो स्टैक के अंदर स्टोर होगा। अब आगे जैसे हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये स्टैक और एक्सप्लेन होता जाएगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये ध्यान में रखें कि एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स जो डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़े, लेकिन एक मेन फंक्शन के अंदर अगर आप समझने के लिए कहें तो जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो स्टैक के अंदर स्टोर होंगे। हीप क्या है जी? दिस इज़ अनयूज्ड मेमोरी ऑफ द प्रोग्राम एंड कैन बी यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली व्हेन प्रोग्राम रन्स। अच्छा, आप स्टैक में जो वेरिएबल स्टोर होंगे वो कंपाइल टाइम पे स्टोर हो रहे हैं, यानी कि जब आप प्रोग्राम कोड कर रहे हैं, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट मतलब रन नहीं हुआ। जो हीप है इसके पास एबिलिटी है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, जब प्रोग्राम चल रहा है, इस दौरान आप अपने वेरिएबल को कोई स्पेस देंगे, कोई मेमोरी देने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ऑपरेटर यूज़ होता है न्यू, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उस दौरान जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आप वेरिएबल को वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो वो बेसिकली जो है हीप में स्टोर होगा। यानी मेमोरी के कुछ हिस्से बने हुए जिनका एक स्टैक नाम है, एक हीप नाम है। स्टैक में फंक्शंस के अंदर किए जाने वाले डिक्लेयर वेरिएबल, वो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब स्टैक के अंदर फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किए जाने वेरिएबल स्टोर होते हैं। हीप के अंदर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आप जब जो है वो कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं किसी वेरिएबल को, तो वो हीप में जाती है। कोड सेगमेंट हिस्सा है जिसमें जी आपकी कंपाइल प्रोग्राम विद एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन आर केप्ट इन कोड सेगमेंट। इट इज़ रीड ओनली इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरराइटिंग ऑफ स्टैक एंड हीप। कोड सेगमेंट इज केप्ट बिलो स्टैक एंड हीप। ठीक है जी, हायरार्की में उसने कहा जी कोड सेगमेंट बिलो होता है स्टैक एंड हीप के। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोग्राम कंपाइल होने वाला है या कंपाइल हो चुका है, कंपाइल क्या होता है जी? कंपाइलेशन ये है कि आप जब प्रोग्राम चलाते हैं, अगर आपने जब हमने पहले देखा था सी प्लस प्लस का एक सिंपल सा प्रोग्राम चलाया था, तो जिस पॉइंट पे वो चेक करता है कि अच्छा ये एरर फ्री है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ये कोई सही चीज़, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप किसी भी एडिटर में जाएंगे तो वहाँ पे कंपाइल का भी ऑप्शन होगा, एग्जीक्यूट का भी ऑप्शन होगा। आप एग्जीक्यूट दबाएंगे तो वो पहले कंपाइल करके एग्जीक्यूशन देगा अगर कोई एरर नहीं। अगर सिर्फ कंपाइल करेंगे तो वो एक दफ़ा जो है वो रन करेगा और इसमें कोई एरर नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई और एरर नहीं है, तो वो आपको कहेगा अब आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कंपाइल हुआ कोड और इसको एग्जीक्यूट करने की इंस्ट्रक्शन कोड सेगमेंट में है, और ये हायरार्की में हीप और स्टैक से नीचे है। ठीक है, डाटा सेगमेंट क्या है जी? डाटा सेगमेंट वो हिस्सा है मेमोरी का जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स आर केप्ट इन डाटा सेगमेंट, और इट इज़ नॉट रीड ओनली। कोड सेगमेंट से रीड ओनली था क्योंकि अब उसने एग्जीक्यूट होना है, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो तैयार एग्जीक्यूट होने के लिए। डाटा सेगमेंट में ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स आर केप्ट इन डाटा। ये ग्लोबल वेरिएबल्स और जो है क्या कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप समझ लें ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं जिनका स्कोप या जिनकी जो एग्जिस्टेंस है अक्रॉस द प्रोग्राम होती है। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अभी फॉर द टाइम शॉर्ट करने के लिए समझ लें। ठीक है, तो ये 4 हिस्से थे मेमोरी में।
हीप, स्टैक, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट। हीप में तमाम वो वेरिएबल जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान इनको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए मेमोरी में, वो हीप में जाएंगे। जो एग्जीक्यूशन से पहले जिन वेरिएबल को जगह चाहिए वो स्टैक में जाएंगे। और जो ऐसे कोड है जो कि कंपाइल हुआ हुआ है और इसने एग्जीक्यूट होना है वो कोड सेगमेंट में जाएगा। और डाटा सेगमेंट ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल जाएंगे। अच्छा, ये अगला टॉपिक है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कैसे जो है वो आप दे सकते हैं। तो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यू नीड टू नो व्हाट डेटा टाइप इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एंड व्हाट इट्स नेम वुड बी। तो आपको मैंने बताया कि अगर आपने C++ में वेरिएबल स्टोर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली उसका डेटा टाइप क्या रखनी है। अगर आप इंटीजर इंट रखेंगे तो इसका मतलब है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो सकती है और उसका साइज़ जो है वो इंटीजर के साइज़ के मुताबिक होगा मेमोरी में। वो आपको पिछली लेक्चर में हमने बताया था कि साइज़ इंट का क्या है, फ्लोट का क्या है, डबल का क्या है। और जब आप डेटा टाइप रख लेंगे तो फिर आपने वेरिएबल का नाम भी देना है। तो कहते हैं कि जी वेरिएबल का नाम में क्या क्या शराइत आपको फॉलो करनी है। द वेरिएबल नेम हैज़ कंस्ट्रेंट्स ऑन व्हाट यू कैन नेम इट। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। क्या जी, वेरिएबल नेम इन C++ कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255 कैरेक्टर्स। आपका वेरिएबल नेम जो है उसके 1 से लेके 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद अब अगला स्टेप है, ऑल वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। तो आपका हर वेरिएबल या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें। आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर वेरिएबल नेम कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। आपने पहले जब एक दफ़ा अल्फ़ाबेट लिख लिया या जो है अपने मिसाल के तौर पे वेरिएबल आप लिख सकते हैं जी A1 2 3, तो आपने पहला स्टार्ट कैरेक्टर से करना। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, आपका एक वेरिएबल जिसका नेम जो है वो मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है ABC, ठीक है, और वो सारे कैपिटल में है, तो ये एक वेरिएबल है। और अगर आपने स्मॉल ABC में एक वेरिएबल लिखा तो ये एक वेरिएबल है, यानी कि सेम नहीं है। तो केस सेंसिटिव होता है जिसमें ये मैटर कर रहा होता है कि लेटर्स कैपिटल में है या स्मॉल में। अच्छा जी, नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। आपको वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस अलाउ नहीं है। ठीक है, ये जो है इसमें अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने अपने पिछले स्टेटमेंट में बोला था कि स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, वो स्लिप ऑफ टंग था। तो आप अपने वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। ऑल्दो अंडरस्कोर एक यूज़ कर सकते हैं आप, अंडरस्कोर जो है वो यूजेबल है। उसके बाद यू कैन नॉट यूज़ C++ कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो आपके जो रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड से मुराद जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज खुद यूज़ कर रही है, जैसे कि इंट है, जैसे कि फ्लोट है, जैसे कि मेन है, जैसे कि ये नेम एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, ये लैंग्वेज ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। आप नीचे से सिंटैक्स देख सकते हैं कि आपने डाटा टाइप यहाँ पे आप इंट लिखें, वेरिएबल नेम जो भी आप लिखना चाहते हैं। एग्जांपल उसने दी हुई है इंट माई वॉर फ्लोट माई फ्लोट। तो अब ये जो इंट माई वॉर है इसका मतलब है वेरिएबल का नाम माई अंडरस्कोर var है और उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, और जो आगे लिखा हुआ फ्लोट इसकी डाटा टाइप फ्लोट है और इसका नाम है माई अंडरस्कोर फ्लोट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वेरिएबल का नाम 1 से लेके 255 कैरेक्टर तक होना चाहिए। उसके बाद आपके वेरिएबल का जो क्या कहते हैं स्टार्ट है वो या तो लेटर से कर सकते हैं या अंडरस्कोर से कर सकते हैं। फिर पहले लेटर से स्टार्ट करने के बाद अब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेटर्स भी डाल सकते हैं। और उसके बाद केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल जो है किसी वेरिएबल का नाम है और फिर स्मॉल है, तो उन दोनों में डिफरेंस है। वो सेम नहीं कह सकते कि ABC में कैपिटल में लिखा हुआ है और स्मॉल में लिखा हुआ दोनों सेम है, ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है नेम के अंदर, वेरिएबल नेम के अंदर स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। उसके बाद आप रिजर्व वर्ड नहीं रख सकते, और हमने एग्जांपल्स देख लिए। डाटा टाइप्स क्या क्या होती है मैं तो रिवीजन करवा देता हूँ, हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो अभी ये 3 किस्म की लिखी हुई है, आपका कंसर्न सिर्फ इससे है, ठीक है, जो इंटीजर कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड कैरेक्टर। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए, इसके अलावा भी बहुत है लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है,
फिर एग्जैक्टली जो है इंटीजर का यूज़ पता है, कैरेक्टर का आपको पता है, बूलियन का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्राम जिसको डिस्कस करेंगे तो फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि बेसिकली क्या डेटा टाइप क्या करती है।